हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि दलाल स्ट्रीट का जो अगला एक हफ्ता होने वाला है उसको इम्पैक्ट करने वाले वो कौन से 10 मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी नज़र होनी चाहिए और वो डेफिनेटली हमारे मार्केट को अगले एक हफ्ते में इम्पैक्ट करेगा। तो एज स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन सब पॉइंटर्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन सब इन्फॉर्मेशन पे डीप डाइव करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो अगला एक हफ्ता है वो स्टार्ट होने वाला है 17 अगस्त को। ओके, तो कल सुबह से हमारा नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने वाला है और ये एक्सपेक्टेड है कि पूरा जो मार्केट है वो कॉन्सोलिडेटिव और रेंज बाउंड रहेगा। राइट, यानी कि जो मार्केट है वो कॉन्सोलिडेट होगा और रेंज बाउंडेड रहेगा, यानी कि ज़्यादा अप डाउन नहीं होगा। एक हाई नंबर और एक लो नंबर के बीच में ही वो ट्रांजैक्ट करेगा। और जो हमारी प्राइमरी फोकस रहने वाली हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो पूरा वॉर चल रहा है उसके अराउंड, ऑयल प्राइसेस के डायरेक्शंस, एफओएमसी मीटिंग जो होने वाली है उसके क्या मिनट्स होते हैं उन पे डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ जो यूएस की वीकली जॉब का डेटा आता है उस पर, और साथ ही साथ चाइना के इकोनॉमिक रिलीज और फ्लैश पीएमआईस पर डिपेंड करने वाला है अगला पूरा एक हफ्ता। तो चलिए इन सब पॉइंट्स को इन डेप्थ हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं, क्या क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ समरी देखने को पहले ऊपर मिलेगी और हम लोग उसको रीड कर लेते हैं कि जो आने वाला मार्केट है, राइट, गोइंग अहेड इन दिस वीक ऑफ अगस्त 17 द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेव कंसोलिडेटिव एंड रेंज बाउंड, यानी कि जो हमारा मार्केट है वो हमारा कंसोलिडेटिव रहेगा और रेंज बाउंड रहेगा। Within the focus primarily on developments surrounding the Strait of Hormuz, the direction of oil prices, the FOMC meetings, US weekly job data, Chinese economic releases and flash PMIs। तो ये वही सारे पॉइंट हैं जो अभी हमने ऊपर कवर किए हैं, ये उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लोग बताते हैं द निफ्टी 50 फेल 205 पॉइंट्स और 0.83% ड्यूरिंग द वीक to 24,366, while the BSE Sensex slipped 490 points or 0.62% to 78,009 पॉइंट्स। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो अपना निफ्टी 50 है वो 205 पॉइंट गिरा है पिछले हफ्ते में, जो कि था 0.83%। और अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स गिरा है 490 पॉइंट, यानी कि 0.62%। और उसके बाद अब सेंसेक्स का करंट लेवल चल रहा है 78,009 पर। The Nifty Small Cap 100 Index declined 0.65%, while Nifty Mid Cap 100 Index gained 0.5%। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो निफ्टी स्मॉल कैप का 100 इंडेक्स था वो 0.65% से गिरा है। वही अगर हम लोग बात करें निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की तो उसने 0.5% गेन किया है। Indian equities are likely to remain range bound next week as global cues or macro developments assumes greater importance following the conclusion of Q1 financial year 27 earnings season। ये सिद्धार्थ खेमका, हेड ऑफ रिसर्च जो वेल्थ मैनेजमेंट है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनका ये कहना है। तो उन्होंने ये क्या कहा है यहाँ पे, बेसिकली जो हम लोग पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडिया का ओवरऑल इक्विटी मार्केट है वो रेंज बाउंड रहने वाला है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ और मैक्रो डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारा Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 का सीज़न है वो अब कंक्लूड हो गया है। तो एक क्लियर कट हमें डायरेक्शन देखने को मिल रही है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कहना है सिद्धार्थ खेमका जी का। ओके, so going forward, stock specific action is likely to become more selective as investors assess the sustainability of the earning recovery and broader domestic fundamentals, ही एडेड, राइट। तो उन्होंने ये वाला पॉइंट भी ऐड किया कि अब आगे जाने पर जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हैं वो ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एसेस करेंगे कि जो सस्टेनेबिलिटी है या जो ग्रोथ की अर्निंग और रिकवरी होने वाली है वो फंडामेंटल्स पे बेस्ड है कि नहीं। तो अब तक जितना कुछ जो होना था वो फाइनेंशियल ईयर हमारी 27 की अर्निंग ये सब कंक्लूड हो चुकी है, राइट। लेकिन इसके आगे जो कुछ भी होता है वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस और इन्वेस्टर्स का जो सेलेक्टिव रिकवरी प्लान है या उनके फंडामेंटल्स को देख के वो लोग डिसीजन मेक करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा।
आगे देखा जाए, विनोद नायर, हेड रिसर्च ऑफ जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स, ओके, said investors would closely track crude oil prices, geopolitical developments, FOMC meetings, Chinese economic data for further cues on global growth and Fed policies outlook. तो ये हमारे एक रिसर्चर का डेटा था, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। अब अगर आप विनोद नायर की बात करेंगे जो कि जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के हैं, उनका भी अलोंग द लाइन सेम ही थॉट प्रोसेस है। क्या उन्होंने भी यही कहा है कि इन्वेस्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, एफओएमसी की मीटिंग्स, एफओएमसी के मिनट्स जो होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बेसिकली, चाइनीज़ का इकोनॉमिक डेटा, तो ये सारे वो ग्लोबल क्यूज़ होंगे और साथ ही साथ फेड की पॉलिसी आउटलुक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे दो रिसर्चर्स जो अलग अलग फर्म्स को बिलोंग करते हैं, उनका कहीं ना कहीं सेम थॉट प्रोसेस और अलाइनमेंट है। तो अब हम लोग आगे वो 10 जो मेन फैक्टर्स हैं उनकी तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहने वाला है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस का होगा, जिसका साफ साफ इम्पैक्ट हमारे ऑयल प्राइसेस पे पड़ता है। तो इसका पहला पैरा पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। द मूवमेंट ऑफ ऑयल प्राइसेस इज द की फैक्टर टू वॉच गोइंग फॉरवर्ड। ओके, a US-Iran commentary clearly indicates that the situation around the Strait of Hormuz is unlikely to be resolved soon. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मूवमेंट ऑफ ऑयल प्राइसेस है उसका एक जो इम्पॉर्टेंट और मेन फैक्टर रहने वाला है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है। ओके, और अगर आप यूएस और ईरान की कमेंट्री यानी दोनों साइड से देखेंगे तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अराउंड सिचुएशन है वो वेरी अनलाइकली टू बी रिजॉल्व सून है, यानी कि कोई आसपास हमें आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये इशू जल्दी रिजॉल्व होने वाला है, विच कुड अल्टीमेटली कीप ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड, यानी कि ऑयल के प्राइसेस इसकी वजह से बढ़े ही रहेंगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, द इंटरनेशनल बेंचमार्क, rebounded 5.9% during the week to 88.52 barrel, recoupling the losses from the previous 2 weeks. ओके, तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स हैं, यानी कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसके जो फ्यूचर्स के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इंटरनेशनल बेंचमार्क है एक्चुअली, राइट। इंटरने अगर आपको ऑयल के प्राइसेस पता करने हैं तो आप इसी चीज़ को देखते हो, राइट। ब्रेंट क्रूड के जो फ्यूचर्स होते हैं तो वो दोबारा चढ़ गया है ऊपर 5.95% ड्यूरिंग द वीक टू, यानी कि इस पिछले हफ्ते में वो लगभग 6% दोबारा ऊपर बढ़ गया 88.52 डॉलर्स पर बैरल पे। और उसने क्या किया, रिकूपिंग द लॉसेस फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स, उसने इस पूरे लॉस जो हो रहा था उसको रिकूप कर लिया, राइट, जो पिछले 2 हफ्ते से हमारे लॉसेस हो रहे थे। इनफैक्ट प्राइसेस मूव बैक अबव देयर शॉर्ट एंड मीडियम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, तो प्राइस इतना शूट हुआ कि जो उसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस था उसको भी उस पॉइंट पे दोबारा वापस आ गया है हमारा ऑयल का प्राइस, यानी कि 88.52 डॉलर्स पर बैरल। तो ये तो हमें पहले पॉइंट से देखने को साफ साफ मिल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ऑयल प्राइसेस का क्या रिलेशन है, ये क्राइसिस जल्दी नहीं सुधरने वाला और उसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगला है एफओएमसी के मिनट्स, यानी कि ग्लोबली इन्वेस्टर्स विल आल्सो कीप एन आई ऑन द मिनट्स ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व्स जुलाई मीटिंग, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारी अपनी निगाहें ये अपने यूएस फेडरल रिजर्व की जो जुलाई मीटिंग होने वाली है उस पर रखेंगे, क्योंकि टू व्यू द फर्दर क्यूज ऑन द इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जो फेड है, यूएस फेडरल रिजर्व है, वो रेट डिसाइड जो करती है उससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है। द फेड केप्ट इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 3.5% to 3.75% at its July meeting. ओके, तो उन्हें का जो रेट था वो अनचेंज्ड रहा था 3.5 3.75% जो उनकी जुलाई पॉलिसी मीटिंग हुई थी, वाइल रीअफर्मिंग द इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव इट्स 2% टारगेट, यानी कि उन्होंने क्योंकि उनको रीअफर्म किया था कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% के ऊपर ही रहेगा जो उनके एक्सपेक्टेड टारगेट था। Therefore, the central bank retained its assessment that the economy is expanding at a solid pace despite elevated uncertainty. तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये असेसमेंट किया था कि जो इकोनॉमी है वो अभी भी एक्सपैंड हो रही है सॉलिड पेस के साथ,
भले ही पूरे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। इट लिंक टू द पार्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट, यानी कि मिडल ईस्ट में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो जो अपना फेड था वो अभी भी कमिटेड है रिस्टोरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। तो जो फेड है, सेंट्रल बैंक है, ये सारे इन क्यूज़ को देखते हुए इनकी असेसमेंट रहती है कि मार्केट की इकोनॉमी बढ़ते ही रहनी चाहिए, राइट। तो ये सब के बावजूद इन्होंने ये असेसमेंट करी थी कि इतने ही परसेंट पर 3.5 और 3.75 पर अपना जुलाई की पॉलिसी का कंक्लूजन निकला था बेसिकली कि रेट अनचेंज्ड ही रहेंगे। अगर आप देखेंगे जो फेड के चेयर हैं, चेयरमैन है काइंड ऑफ फिलहाल केविन वॉश, उन्होंने एक्नॉलेज किया था द इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन्ड अबव द यूएस फेड्स टारगेट फॉर मोर देन 5 ईयर्स, यानी कि जो इन्फ्लेशन है यूएस फेड का जो टारगेट था उससे थोड़ा ऊपर ही रहा है पिछले 5 सालों में, सेइंग इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू 2%, यानी कि 2% के नीचे वो लोग इसे नहीं ला पा रहे हैं। ओके, इन 9 वीक्स और बाय अ सिंगल मंथ ऑफ modest prices decrease, he said the Fed has begun a new chapter in tackling the inflation. He also stressed that policymakers are not standing still. While necessary and appropriate, we will not hesitate to act. ओके, तो इन्होंने यही बताया कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक जगह खड़े हुए नहीं है, काइंड ऑफ कि मतलब वो भी अपने एंड से जितना एफर्ट डाल सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, जितने भी नेसेसरी और अप्रोप्रिएट चीज़ कर सकते हैं उसको किया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। ओके, तो ये तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। दूसरा था अपना एफओएमसी की मीटिंग का। तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, द ऑगस्ट फ्लैश परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, दैट इज पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स रीडिंग will be one of the economic data points to watch globally. Europe inflation data on July and Japan's GDP growth preliminary estimates for Q2 2026, and July inflation alongside Chinese retail sales, house price index, industrial production and unemployment rate for the July will also be watched. So इस पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि कोई इकलौता इंडेक्स या फैक्टर नहीं है, जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा ये लोग पे हमारी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले परचेजिंग मार्केट इंडेक्स की रीडिंग पर, जो कि इकोनॉमिक डेटा पूरा ग्लोबली हमारा रिप्रेजेंट करता है। ओके, यूरोप के इन्फ्लेशन का डेटा जुलाई का, जापान की जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स, जुलाई में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है अपने चाइनीज़ रिटेल सेल्स में, हाउस प्राइसेस इंडेक्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई में क्या है इस पर भी हमारी नज़र रहनी चाहिए। उसके बाद है डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा। बैक होम द मार्केट पार्टिसिपेंट विल फोकस ऑन जुलाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यू ऑन August 17 एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा शेड्यूल्ड ऑन August 20। सो बैक होम घर की बात करते हैं, अब अपने इंडिया की बात हो रही है। इंडिया पे हमारी नज़र किस पर होनी चाहिए? जुलाई के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पर, जो कि 17 अगस्त को आएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट यानी कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो हो रहा है, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसका डेटा आएगा 20 अगस्त को। तो उन दो चीज़ पर हमारी नज़र रहनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको एक और चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी, डेटा मतलब India's HSBC manufacturing PMI fell to 53.5 in July, down to 54.5 in June, marking the weakest growth pace since August 2021. ओके, तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग का डेटा साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो नंबर हमारा 53.5 अभी चल रहा है जुलाई पे, वो जून में 54 था। ठीक है, 54 से 53 पर आ गए, मार्किंग द वीकेस्ट ग्रोथ पेस सिंस 2021, यानी कि अब तक की 2021 के बाद से आप देखेंगे अगस्त से अब तक की सबसे स्लो ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में चल रही है। तो इस इंडेक्स को काइंड ऑफ देखा जाता है ये बताने के लिए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग किस पेस पे या किस स्केल पे चल रही है। तो इस डेटा पर भी हमारी नज़र रहनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या चल रहा है, देखते हैं इसको भी हम अच्छे से। द फोकस विल बी ऑन वेदर द फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्लो विल कीप इम्प्रूविंग गोइंग अहेड। एफआईआई मेंटेन बाइंग इंटरेस्ट इन इंडियन इक्विटीज फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव वीक,
यानी कि हमारी नज़र होनी चाहिए कि एफआईआईज कैसे मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने लगातार पिछले 3 वीक में कंटिन्यूअस बाइंग करी है। ऑल्दो नेट बाइंग वाज लोअर देन द प्रीवियस वीक, यानी कि इस हफ्ते बाइंग हुई है, डेफिनेटली बाइंग हुई है, लेकिन पिछले वीक के कंपैरिजनली कम हुई है। दे बॉट 1228 crore worth shares in week ended at 14th August against rupees 2888 crores of buying in the cash segment in the previous week। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो लगभग 3000 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी थी। अब पिछले हफ्ते से इस हफ्ते जो भी खत्म हुआ है उसकी बात करेंगे तो 3000 से गिरकर केवल 1200 करोड़ पर आ गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना है कि हमें ये भी देखना है कि एफआईआईज़ का इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में कम तो नहीं हो रहा है, बट अगर यहाँ पे देखेंगे पिछले 3 हफ्ते से हमें लगातार बाइंग तो देखने को मिल रही है, बट स्लो डाउन अब देखने को मिल रहा है कि 3000 करोड़ से अब ये 1200 करोड़ पर आ गया है उनका बाइंग। टोटल मंथली बाइंग टू ₹4115 करोड़, यानी कि अब इस पूरे महीने में 4000 करोड़ की उनकी नेट बाइंग हो चुकी है अगेंस्ट 5776 crore ऑफ सेलिंग इन द प्रीवियस मंथ। इस हफ्ते 4000 की बाइंग हुई है और पिछले महीने इस महीने बेसिकली अब तक अगर आप अगस्त की बात करोगे तो 4000 करोड़ की लगभग वो लोग एफआईआई परचेस कर चुके हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन यही अगर आप बात करेंगे सेलिंग की तो पिछले महीने ये नंबर बहुत बेकार था। बाइंग तो आप भूल जाओ, उन्होंने लगभग 6000 करोड़ की सेलिंग ही कर दी थी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से। DII की बात करें, कंटिन्यू टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द मार्केट एज देयर नेट परचेज स्टूड एट 9000 करोड़ फॉर दिस वीक। DII अभी भी कंटिन्यूसली हमारे मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल अपने डोमेस्टिक बायर्स की अगर आप देखेंगे तो 9000 करोड़ का बाइंग इन्होंने इस हफ्ते किया है, टेकिंग द करंट टोटल ऑफ 17000 दिस मंथ अगेंस्ट 35000 करोड़ इन द प्रीवियस मंथ। अगर आप देखेंगे तो इस महीने अभी तक वो लोग 17000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक बायर्स हैं इन्होंने 35,000 करोड़ मार्केट में परचेस किया था, और अभी 17 ही दिन हुए हैं अगस्त में, अभी पूरा महीना बाकी है। तो ये भी डेटा इस महीने के एंड में हमें पता लग जाएगा कि हमने ये 35,000 करोड़ का नंबर बीट किया है कि नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मीन वाइल द इंडियन रुपी डेप्रिशिएटेड बाय 0.23% ड्यूरिंग द वीक टू 95.415 against US dollars following the appreciation in the previous 2 weeks। अपना जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ है और गिरा है 0.23% इस हफ्ते, और 0.23% से गिरने के बाद अब 95 रुपये पे पहुंच गया है, 95.415 रुपीस अगेंस्ट $1। यानी $1 के बदले अभी आपको 95.415 रुपीस मिल रहा है, यानी कि इस हफ्ते हमारा पैसा और वीक हुआ है रुपए। यानी कि जबकि पिछले 2 वीक से हमारा रुपीस जो था इम्प्रूव हो रहा था, एप्रिसिएशन इन द प्रीवियस 2 वीक्स, लेकिन इस वीक 0.23% से गिरा है। ओके, तो इसके बाद और अगर आगे हम लोग देखें आईपीओ एक्शंस हैं, आईपीओ एक्शन देखते हैं। द प्राइमरी मार्केट विल कंटिन्यू टू, ये हमारा 6th पॉइंट है। ओके, यानी कि 6वां पॉइंट है जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करने वाला है अगले हफ्ते में। द प्राइमरी मार्केट विल कंटिन्यू टू सी स्ट्रॉन्ग एक्शन इन द कमिंग वीक एज वेल, विद 8 IPOs वर्थ more than rupees 6,200 crores set to hit Dalal Street and 12 companies scheduled to make their market debut। तो ये बता रहे हैं कि अभी IPO एक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगले हफ्ते 8 IPO आने वाले हैं 6,200 करोड़ के, और 12 कंपनीज हैं जो अपना मार्केट डेब्यू करेंगी। ओके, मेन बोर्ड की बात करें, मेन बोर्ड सेगमेंट में हमारा ललिता ज्वेलरी स्मार्ट हो गया, हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, विल ओपन अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑन अगस्त 17। तो ये 2 कंपनी जो हैं ये अपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन मेन बोर्ड में 17 अगस्त को लॉन्च करेंगे, फॉलोड बाय सनशाइन पिक्चर्स, संकेश ज्वेलर्स। तो सनशाइन पिक्चर्स, संकेश ज्वेलर्स 18 अगस्त को करेंगे। उसके बाद गज अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट विल लॉन्च इट्स आईपीओ ऑन 19 अगस्त, ये 19 अगस्त को लॉन्च करेंगे।
while Tempen Instruments India will open its issue on 20th अगस्त। ये तो अपने मेन बोर्ड के हो गए, ठीक है। ये 20 अगस्त को आएगा अपना टेम्पेंस इंस्ट्रूमेंट का। एसएमई सेगमेंट की बात करें तो धनवेल हाइब्रिड सीड्स एंड मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन विल लॉन्च देयर आईपीओज ऑन 19 अगस्त। तो 19 तारीख को धनवेल हाइब्रिड सीड्स और मॉप शॉप डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आईपीओ लेकर आएगा एसएमई सेगमेंट में। अब अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग फ्रंट में, यानी कि कौन कौन से अपने आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं, तो मोलबी और डायग्नोस्टिक्स, धूत ट्रांसमिशन, मिल्की मिस्ट डेयरी, शिपरॉकेट एंड बिहारी लाल इंजीनियरिंग फ्रॉम मेन बोर्ड सेगमेंट विल कमेंस ट्रेडिंग ऑन द बोर्सेस नेक्स्ट वीक। यानी कि ये अपने ट्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे अगले हफ्ते से। इन एसएमई सेगमेंट शाम फोम्स, क्यू&टी फूड्स, प्रामोदिनी मेडिकेयर विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन नेक्स्ट वीक। तो ये जो तीन है ये अपने एसएमई सेगमेंट में स्टार्ट हो जाएंगे। Credent Connect and Care, Technocrats Plasma System, ENS Enterprises, Skytech Infinite Platform, all are from SME segment, are yet to close their IPOs, but are also expected to commence trading on the stock exchange next week। ये जो अपने अलग से तीन हैं, ठीक है, क्रिसेंट हो गया, टेक्नोक्रेट्स हो गया, ENS हो गया, स्काईटेक हो गया, इनका आईपीओ अभी क्लोज हुआ नहीं है, ये अगले हफ्ते में लेकिन ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिड ऑफ द नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं वो क्लोज होगा और ट्रेडिंग भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेक्निकल व्यू क्या कहता है। टेक्निकली द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट फर्दर एज द मोमेंटम इंडिकेटर्स सिग्नल कॉशंस एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बियरिश मोमेंटम। तो क्लियर कट बताया जा रहा है कि मार्केट डेफिनेटली कंसोलिडेट होगा, क्योंकि जो अपने मोमेंटम इंडिकेटर हैं वो कहीं ना कहीं बियरिश मोमेंटम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ऑल्दो द ब्रॉडर स्ट्रक्चर रिमेन्स इन फेवर ऑफ द बुल्स, जो कि अपना ओवरऑल लेकिन मार्केट है वो अभी भी बुल को सपोर्ट कर रहा है। द 24,200 लेवल इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज एन इमीडिएट सपोर्ट फॉर द निफ्टी 50, ओके, while a break below it would bring to psychological 24,000 mark into focus. However, on the higher side, 24,500, 24,600 zone is expected to as a crucial hurdle, as only a sustained close above this range could open the door for the further sharp rally. So, क्लियर कट है, इससे हमें लेवल्स पता लग रहे हैं इसको रीड करके। तो 2400, ठीक है, हमारा सपोर्ट है। अगर 2400 का सपोर्ट गिरा तो उसके बाद अपना नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा 24,200 का अभी है, और ये अगर 24,200 का लेवल टूटता है तो 24,000 नेक्स्ट हमारा सपोर्ट है। और जो हायर साइड की बात करें तो जो अपना रेजिस्टेंस है वो 24,500 का लेवल है, और उसके बाद 24,600 का है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसी के बाद ही वो अगले लेवल पर जा पाएगा, उसके बाद ही हमें शार्प रैली आगे देखने को मिलेगी। तो ये तो अपने टेक्निकल व्यू हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। आठवां पॉइंट है, ओके, आठवां पॉइंट है हमारा एफएनओ का क्यूज। द वीकली ऑप्शन डेटा सजेस्टेड दैट इमीडिएट सपोर्ट is placed at 24,300 where the next highest put open interest is concentrated, okay। तो अपने एफ की बात करें तो वीकली ऑप्शंस का जो डेटा है उसका इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 24,300 पे है, वेयर द नेक्स्ट हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट इज कंसंट्रेटेड। यहाँ पे अपना जो पुट का नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे 24,300 पे कंसोलिडेटेड है। फॉलोइंग द क्रूशियल सपोर्ट है 24,000, जो अगला सपोर्ट है वो 24,000 पे है, वेयर द मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट इज प्लेस्ड। यानी कि पुट ओपन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो हमारा मैक्सिमम जो है वो अपना 24,000 की लेवल पर रखा गया है। However, the 24,500 strike, where the maximum call option interest has been seen, is likely to act as an intermediate resistance zone for the Nifty 50, followed by 24,800 strike, where the next highest call open interest is placed. Okay, तो यहाँ पे ये कॉल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो 24,500 का जो अपना लेवल है वो है अपना मैक्सिमम कॉल ऑप्शंस, जहाँ पे हमें देखने को कंसोलिडेटेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है 24,800 पे, अगर इसको
और 24,800 वो पॉइंट है जहाँ पे अपना नेक्स्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। हेंस द ब्रॉडर ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड रेंज इज 24,000 से 24,800 गोइंग अहेड। तो ये अपनी वो रेंज है जहाँ पे अपना कॉलर पुट ऑप्शन का जो लेवल है वो नीचे 24,000 है, ऊपर 24,800 है, तो इसी के बेस में अपना बाउंडेड रहेगा। विक्स की बात करें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि जो है वो फेल शार्पली ड्यूरिंग द वीक, काफ़ी गिरा है इस बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स, डिक्लाइनिंग 7.01% to 11.305, its lowest closing level since January 2026, and remain well above all key moving averages, indicating subdued market volatility and lower near-term uncertainty. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अपना विक्स है वो शार्पली गिरा है, ओके, तो 7% से 11% तक आ गया है, ठीक है, जो कि अपना काफ़ी लोवेस्ट लेवल है 2026 के बाद से। जनवरी का महीने से लेके अब तक कि अब तक का लोवेस्ट पॉइंट है जब अपना वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना गिरा है, ओके। और अभी जो है वो जितने भी अपने मूविंग एवरेजेस हैं और जो मार्केट अपने मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, इन सब को देखेंगे तो इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट यही आ रहा है कि नियर टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी एज वेल एज अनसर्टिनिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। इसके बाद अपना 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉरपोरेट एक्शंस। तो मैं स्क्रीन पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। इनमें से डिविडेंड हमारे जो जो मिलने वाले हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोनस भी हैं कुछ। बाइजोटेक कमर्शियल जो है वो बोनस इशू करेगा 5:1 में, ओके। एनबीसीसी डिविडेंड दे रहा है 15 पैसे का। और इनमें से आपके पास भी कोई शेयर हो तो आप देख सकते हैं। बंधन बैंक, डेल्टा कॉप, इंडोकाउंट, एनबीसीसी, ओके, प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया। मेन को देखते हैं, महानगर गैस 18 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। आरवीएनएल हमारा दे रहा है 0.7 पैसे का डिविडेंड। सन टीवी 5 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। बाटा 25 रुपये का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। और आप देखेंगे अगर तो होंडा इंडिया है, ये भी 23 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। किसी के पास वो शेयर तो उनको 23 रुपये मिल जाएंगे। और मैस्टॉक ये आपको 4.6 रुपीज़ का डिविडेंड देगा। एनआईआईटी किसी के पास है तो 1 रुपये का डिविडेंड। और कौन से इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं, ई क्लर्क सर्विसेज 1 रुपये का डिविडेंड आपको मिलेगा। जिंदल स्टील 2 रुपये का, जिंदल स्टेनलेस स्टील में 3 रुपये का डिविडेंड। एलआईसी अगर किसी के पास है तो 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। पतंजलि का अगर किसी के पास है तो उन्हें 2.3 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। हिटाची की बात करें, हिटाची में 8 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जेंटेक किसी के पास है तो उसे 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो ये पूरा है। आप में से काफ़ी मैंने इसमें से स्टॉक स्किप किए हैं, लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ स्लोली स्लोली ऊपर जाए, ताकि आप वीडियो पॉज करके देख सकें। अगर इनमें से कोई भी शेयर आपके पास है तो आपको यहाँ पे डिविडेंड या उसका बोनस देखने को मिल जाएगा। स्टॉक स्प्लिट भी है यहाँ पे किर्लोस्कर का, अगर किसी को दिख रहा हो तो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, ओके। और बोनस का तो हमें एक ही दिख रहा है, बाइजोटिक कमर्शियल का। और एक बार नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यस। और कोई हमें यहाँ पे अलग से बोनस देखने को नहीं मिल रहा है, बोनस इशू, ओके। तो ये थी गाइस ओवरऑल आज की इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो कि अगले एक हफ्ते में क्या होने जा रहा है। और ये वो 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम सबको पता होने चाहिए। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने यूट्यूब की फीड में देखने को मिले और आप अपडेटेड रह सकें
मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।